आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागति का शून्यवा नियम। और इसी के साथ हम देखेंगे कि वर्क की जो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन है वो क्या है। साथ ही साथ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो 3 टॉपिक हम इसके साथ कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इसमें शून्यवा नियम क्या है, दूसरा इसमें आपका वर्क की डेफिनेशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो लॉ था या जो ये नियम था, ये दिया गया था RS फ्लावर के थ्रू 1931 में। इन्होंने कहा था कि जब भी कोई आपके दो निकाय उसमें का गति संतुलन में है, यानी आपके क्या कह रहे हैं कि दो सिस्टम हैं आपके, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तब क्या होगा कि उन दोनों का जो तापमान है वो समान होना चाहिए। अब यदि ऐसे कोई दो निकाय तीसरे के साथ संतुलन में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो निकाय थे जो पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में थे, अगर ये तीसरे के साथ भी संतुलन में है तो ये आपस में भी समान तापमान रखेंगे, यानी आपस में भी तापीय संतुलन में होंगे। The zeroth law of thermodynamic states that when two bodies have equality of temperature with a third body, then in turn have equality of temperature with each other। जैसे कि आपको डायग्राम से शो हो रहा है कि यदि दो निकाय हैं हमारे पास, मान लिया हमारे पास दो निकाय हैं A और B, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो आप और ये तीसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हैं, यानी जो तीसरी बॉडी है वो C है, उसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका बॉडी A है वो बॉडी B के साथ, और बॉडी A बॉडी C के साथ, ये तीनों के साथ आपस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे या थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी इनका जो तापीय संतुलन होगा, इनमें जो आपस में जो तापमान होगा वो समान होगा। इस डेफिनेशन देखिए, ये जो डेफिनेशन है यही एक बेस है आपके टेम्परेचर मेजरमेंट का। हम थर्मोमीटर से भी जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो इसी नियम के आधार पर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। इसको आगे समझते हैं। पहले देखिए, थर्मोडायनेमिक इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी तापीय संतुलन। अब अगर इसको हम जो हमने पीछे बॉडी C देखी थी, अगर इस बॉडी को हम रिप्लेस कर देते हैं अपने थर्मोमीटर की हेल्प से, तो क्या होगा। देखिए, हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें कि एक आयरन की रॉड है जो कि 150 डिग्री सेल्सियस पे है और कॉपर 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगर हम ये करें कि ये जो दो बॉडी हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएंगी, जब इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो समान हो जाए, और ये जो रीडिंग है थर्मोमीटर के साथ ये भी रीडिंग एक समान देने स्टार्ट कर दें। बेशक ये आपस में कांटेक्ट में ना आए, बट ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, इस तरीके का जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो रही है। इस वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर का जो इक्विलिब्रियम है या थर्मल इक्विलिब्रियम है वो हम अचीव कर पाएंगे, और इस तरीके से जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट को हम प्रूव कर पाएंगे कि जब भी कोई दो बॉडी तीसरे बॉडी के साथ तापीय संतुलन में होंगी तो वो आपस में भी तापीय संतुलन में कहलाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हीट यानी आपकी जो ऊष्मा है उसके बारे में देखते हैं कि ऊष्मा क्या होती है। देखिए, हीट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम और ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। यानी हीट क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है जो कि क्या है, दो बॉडियों के बीच ट्रांसफ़र हो रही है। किस वजह से, बाई वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी दो बॉडियों के बीच तापमान का अंतर है, उस वजह से क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि दो सिस्टम के बीच ट्रांसफ़र होती है। अब इट इज़ द क्वांटिटी फ्लोइंग बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जैसे कि पहले वाली लाइन से भी क्लियर था कि ये क्या है, एक क्वांटिटी है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच फ्लो होती है, और होती किस कारण से है, टेम्परेचर चेंज की वजह से यहाँ पर ये हीट
फ्लो होती है। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक बेक्ड पोटैटो है यानी उबला हुआ पोटैटो है, उसके अंदर कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग की एयर में। तो इस तरीके से क्या है, हीट एक फ्लोइंग क्वांटिटी है जो कि दो सिस्टम के बीच ट्रांसफ़र हो सकती है या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफ़र होती है। हीट का जो मेजरमेंट है वो जनरली हम जूल के अंदर करते हैं। इसकी जो एक और कॉमन यूनिट है जिसके अंदर हीट का मेजरमेंट किया जाता है वो कैलोरी है। अब अगर हम कैलोरी की डेफिनेशन देखें तो एक कैलोरी का एक वो है अमाउंट है जो कि आपके 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी क्या है, 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीट का जो तरीका है, क्योंकि हमने बात की कि ये एक फ्लोइंग क्वांटिटी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो स्थानांतरण के तरीके क्या हैं, उसमें 3 तरीके आते हैं। पहला है कंडक्शन, यानी जो कि सॉलिड्स के अंदर होता है। दूसरा है इसके अंदर हमारे पास कन्वेक्शन, और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर रेडिएशन। तो 3 तरीके से आपका जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया भी गया है कि किस तरीके से कौन कौन से तरीके से किस किस मटेरियल के अंदर कौन सा तरीका हम अडॉप्ट होता है या कौन सा तरीका अपनाया जाता है जिससे कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हो सके। नेक्स्ट है इसके अंदर आता है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है इट इज़ द डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यानी किसी भी सब्सटेंस का एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी या ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो एक किसी भी सब्सटेंस जिसका जो मास है वो यूनिट है, एक यूनिट है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है या जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि इसे हम Q से डिनोट करें, तो और मान लिया कि हमारे बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है और उसका जो टेम्परेचर चेंज है यानी T1 से वो T2 जा रहा है, तो उसे हमने डेल्टा T से डिनोट कर दिया है। तो विशिष्ट जो अमाउंट ऑफ हीट होगा दैट इज़ गिवन बाय Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, जहाँ पे C क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। अब ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दो तरीके का होता है, एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एज द वॉल्यूम इज मेंटेन कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सब्सटेंस के एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी उसे हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे। अब ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम CV से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, जब किसी भी यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं और उसका जो तापमान उसका जो प्रेशर है वो हम अगर स्थिर रखें तो उस समय एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी वो आपकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको कि हम CP से डिनोट करते हैं। अब ये हमें बात ध्यान रखनी है, ये हमने मेयर इक्वेशन से भी देखा था कि CP की जो वैल्यू है वो हमेशा CV से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम सेकंड टॉपिक पर अपने आते हैं जो कि है वर्क, यानी हमें इसके अंदर क्या देखना है, थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ वर्क को देखना है। अब देखिए वर्क अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक वर्क एनर्जी का ही फॉर्म है और जो कि एक क्लोज सिस्टम के अंदर क्लोज सिस्टम के अंदर के थ्रू आपकी बाउंड्री को क्रॉस करती है। यानी अब एनर्जी दो फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, एक हमने हीट के फॉर्म में देखा, तो हीट भी क्या थी, एक फ्लोइंग क्वांटिटी थी जो कि आपकी बाउंड्री को क्रॉस कर रही थी। दूसरा तरीका क्या है, वो वर्क है। अगर कोई भी एनर्जी हीट नहीं है तो वो आपकी वर्क की कैटेगरी में स्वतः ही आ जाएगी। ये बात ध्यान रखने की है कि अगर
आपकी जो एनर्जी है वो अगर हीट नहीं है, हीट की फॉर्म में नहीं है अवेलेबल, तो वो स्वतः ही वर्क की फॉर्म में आ जाएगी। सो देखिए पॉजिटिव वर्क अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम के द्वारा अगर किया गया है, तो इसका सोल इफेक्ट यानी जो परम उद्देश्य होगा या परम प्रभाव होगा, वो होगा कि जो भी आप इस सिस्टम के थ्रू एक्सटर्नली लोड उठा रहे हैं, उसमें जो एफर्ट लग रहा है उसको ये रिड्यूस कर देगा। तो पॉजिटिव वर्क इज डिफाइंड बाय अ सिस्टम व्हेन द सोल इफेक्ट एक्सटर्नल टू द सिस्टम कुड बी रिड्यूस टू रेज द लोड। यानी आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर जो आप किसी भी सिस्टम के बाहर कोई भी वर्क या कोई भी लोड उठा रहे हैं, तो उसको उठाने के लिए जो किया गया कार्य है या उसके जो सोल इफेक्ट है उसमें जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसको ये कम कर देगा। यानी वो जो वर्क है वो उसको सिस्टम में जो वेट उठा रहे हैं, सिस्टम के थ्रू वेट उठा रहे हैं, उसको यूटिलाइज करने के काम आ जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन, थर्मोडाइनमिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर कुछ कांस्टेंट दिए गए हैं, जहाँ पे कि पी और वी दिया गया है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम से एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगा रहे हैं, सिस्टम से एक्सटर्नली, यहाँ पर आपको एरो से शो किया गया है। ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पर ये जो हम वेट जो वेट को राइज करने के लिए जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, इस वजह से क्या है, पिस्टन मूव कर जाएगा आपका डेल वी, यानी इतना वॉल्यूम आपका मूव कर जाएगा। अब अगर हम इसको कंसिडर करें एक जनरल टर्म में, तो देखिए इसको हम पीवी डायग्राम के हेल्प से देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क की जो जनरल डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी बल गुना दूरी। अब देखिए हमने जो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क किया, कोई भी सिस्टम पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो सिस्टम से एक्सटर्नल जो भी आप वेट लगा रहे हैं, उस जो भी वेट को उठाने में जो एफर्ट लगा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क है फोर्स गुना डिस्टेंस। अब फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स होता है आपका प्रेशर गुना एरिया। यानी यहाँ पर प्रेशर क्या है, हमने स्मॉल पी लिया है, और एरिया क्या है आपका पिस्टन का जो एरिया है, जो कि आपका गैस एक एफर्ट लगा रही है एक्सटर्नली सिस्टम को मूव कराने के लिए या पिस्टन को मूव कराने के लिए। तो पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। अब जो डेल वाई है ये डिस्टेंस मूव कर जाता है, हमने पीछे फिगर में भी देखा था इसको। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो डेल वाई है ये इतना मूव कर रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है, तो ये हो गई आपके बल की दिशा में चली हुई दूरी। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं अपना यहाँ पर हमारे वर्क की जो डेफिनेशन है वो आ जाती है, वर्क की जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ए इंटू डी वाई, ए इंटू डी वाई क्या है हमारे पास, ए इंटू डी वाई है हमारा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी जो पिस्टन मूव कर गया अपवर्ड डायरेक्शन में, उस वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम आता है वो हमारा हो गया डेल वी। तो ए इंटू डी वी क्या हो गया, डी वी हो गया। तो हमारे जो वर्क की जो डेफिनेशन होगी दैट इज गिवन बाय डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी। अब ये जो डेल डब्ल्यू है ये एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया के ऊपर है, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, ये वाला एरिया। अगर इसे हम थ्रू आउट जनरलाइज कर दें इस पूरे प्रोसेस के लिए, प्रोसेस 1 से 2 तक के लिए जनरलाइज कर दें, तो इस एरिया के अंदर जो भी पीवी एरिया, पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया आ रहा है ये आपको वर्क की अमाउंट देगा। ये जो पूरा एरिया है ये वर्क का अमाउंट देगा। तो इसको जनरलाइज करने पर फॉर ए क्लोज सिस्टम, यानी पूरे एक सिस्टम के लिए अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, तो वर्क इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व 1 से 2, यानी 1 से 2 पे जाने के बाद जो एरिया आता है पीवी डायग्राम के ऊपर, ये जो सारा एरिया है ये आपका वर्क का अमाउंट देगा। एंड दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डेल वी। जनरली जो यूनिट होती है आपकी दैट इज गिवन बाय न्यूटन मीटर और जूल।
अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो दो दो टर्म्स हमने यहाँ पर देख ली हैं, एक हीट और एक वर्क। तो अगर हीट सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो वो आपकी पॉजिटिव कंसीडर होगी। इन केस अगर ये हीट सिस्टम से आउट हो रही है तो ये आपकी नेगेटिव कंसीडर होगी। इसी तरीके से अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क आपका पॉजिटिव कंसिडर होगा जब ये सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, और ये वर्क आपका नेगेटिव कंसिडर होगा जबकि हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हमें याद रखने हैं कि अगर हीट एंटर कर रही है तो पॉजिटिव होगी, अगर हीट आउट कर रही है सिस्टम से तो नेगेटिव कंसिडर होगी। सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है तो आपका पॉजिटिव कहलाएगा, और सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है तो ये नेगेटिव कहलाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये हमने चार साइन कन्वेंशन यहाँ पर देख लिए हैं जिसके थ्रू हम अपने साइन को याद रखेंगे। यानी ये जो अमाउंट आपका सेम रहेगा, बस आपको डायरेक्शन का याद रखना है कि डायरेक्शन इन है या आउट है। ये कुछ समानताएं हैं आपकी हीट और वर्क के अंदर जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए हीट और जो वर्क है ये एनर्जी ट्रांसफ़र का ही मैकेनिज्म है, और जो कि एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या दो सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र होती है। दोनों ही आपकी क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है, यानी दोनों ही जो हीट और वर्क है दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। तो ये दोनों ही एक बाउंड्री फिनोमेना है। देखिए सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम एनर्जी पजेस करता है बट हीट या वर्क नहीं करता है, यानी हीट या वर्क पजेस नहीं करता है। हीट या वर्क आपका तरीका है आपकी एनर्जी के ट्रांसफ़र का, जबकि एनर्जी क्या है, एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की। दोनों ही जो तरीके हैं आपके एनर्जी ट्रांसफ़र के, ये एक प्रोसेस के थ्रू एसोसिएट होते हैं, यानी प्रोसेस के थ्रू आपका एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, या तो हीट की फॉर्म में होगा या वर्क की फॉर्म में। बट ये एक स्टेट फिनोमेना नहीं है, जैसे कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उस तरीके से जैसे कि प्रॉपर्टीज़ होती है प्रेशर या वॉल्यूम आपकी स्टेट के ऊपर डिफ़ाइन होती हैं, जबकि जो हीट या वर्क है ये एक प्रोसेस के थ्रू डिफ़ाइन होते हैं। पाथ फंक्शन है, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पाथ है वो किस तरीके का है, जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में, तो ये आपका एक पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हीट की बात करें तो हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है। वर्क से हमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट मिलता है, जबकि हीट से हमें उस तरीके का नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हीट हमें एक लो ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में मिलती है और वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जो कि एक कंप्लीट साइकिल एग्जीक्यूट करता है तो उस समय जो हीट इंटरेक्शन होगा थ्रू आउट द सिस्टम वो आपके वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा। तो ये किस एक साइकिल से हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा क्यू नेट है दैट इज़ गिवन बाय डब्ल्यू नेट। तो ये हमारा अगर एक सिस्टम पूरे साइकिल एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस समय जो समेशन होगा हीट यानी टोटल हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफ़र। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ क्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क, यानी आपका जितना भी सिस्टम से हीट एंटर कर रही है या आउट कर रही है दैट इज इक्वल टू सिस्टम से जितना भी हीट वर्क आउट कर रहा है या इन कर रहा है, यानी सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा है या सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, इन दोनों का जो समेशन है वो आपका इक्वल होगा सिस्टम में हीट एंटर करा रहे हैं हम या सिस्टम से हीट को बाहर निकाल रहे हैं। सो नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफ़र। इसी प्रोसेस को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एनर्जी कंजर्वेशन का भी नियम हमें देता है कि यानी एक एनर्जी का एक फॉर्म दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके जो एनर्जी है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पर भी बेस्ड है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम पीछे की जो डेफिनेशन थी उससे ये पता कर पाएँ कि आपका जो हीट है वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है या वर्क हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों म्यूचुअली इंटरचेंजेबल हैं।
तो अगर आप बात करें तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर जो होती है वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में हो सकती है और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में आते हैं आपके काइनेटिक एंड पोटेंशियल यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के फॉर्म में आते हैं आपके मोलिकुलर लेवल पर जो एनर्जी रिलेट होती है, या मोलिकुलर एनर्जी जो मोलिकुलर लेवल पर यानी छोटे छोटे अणुओं के के पास जो एनर्जी होती है वो आपकी माइक्रोस्कोपिक होगी, जैसे कि इंटरनल एनर्जी। तो इन दोनों का जो समेशन होगा दैट इज गिवन बाय दिस वन, जहाँ पे डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है यहाँ पर। तो ये हमारा वजह करता है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी, और इससे हम कह सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर किया, जिसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, वर्क की डेफिनेशन, हीट की डेफिनेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने यहाँ पर देखा है।